हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे एसएसटी पेडागोजी से रिलेटेड जो भी सारे हमारे टॉपिक्स हैं, जो सेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे आपको बहुत सारी सीरीज देखने को मिलेंगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेडागोजी में जो हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी देखेंगे हिस्ट्री की, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम कवर करते चलेंगे, और एक भी पॉइंट को हम स्किप नहीं करेंगे जहाँ से कि कोई भी क्वेश्चन जो है, छोटे से छोटा क्वेश्चन अगर बन के आ सकता है तो हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा वेयर डिड पीपल लिव। ये हेडिंग वाइज जो है कुछ सेक्शंस आपको बुक में देखने को मिलेंगे। अगर आप 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक उठा के देखें हिस्ट्री की, तो ये आपको हेडिंग मिलेगी फर्स्ट चैप्टर में, वेयर डिड पीपल लिव। तो इसमें क्या है कि एंशियंट टाइम में जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे और उनको क्या कहते थे। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, स्किल्ड गैदरर्स फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स दोज पीपल हु लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। मीन्स जो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जो लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे? स्किल्ड गैदरर्स कहते थे। स्किल्ड गैदरर्स क्यों कहते थे ये भी देख लेते हैं। दे हंटेड एनिमल्स एंड प्रिजर्व इट। मीन्स इनका नाम ही है स्किल्ड गैदरर्स। मीन्स कितनी कुशलता से ये लोग किसी चीज़ को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। मीन्स ये क्या है, एनिमल को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे और उनको प्रिजर्व करते थे कि आगे आने वाले टाइम में वो उसको एज अ फूड जो है वो ले सकें। अपना फूड को वो प्रिजर्व करते थे, इसलिए इनको स्किल्ड गैदरर्स कहते थे। नेक्स्ट है सुलेमान एंड केथारिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुलेमान एंड केथारिल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं या कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट। अगर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आप जाएंगे तो सुलेमान एंड केथारिल्स वहाँ पे आपको मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अबाउट 8,000 ईयर्स एगो इन सम एरियाज ऑफ सुलेमान एंड केथार हिल्स women and men first began to grow crops such as wheat and barley। मीन्स क्या है कि लगभग 8,000 साल पहले सुलेमान एंड केथार हिल्स पे जो लोग रहते थे, जो मेन और वीमेन जो रहती थी, उन्होंने क्या है, क्रॉप उगानी शुरू की, फसलें उगानी शुरू की। उसमें से उन्होंने सबसे पहले क्या उगाया? व्हीट और बार्ली उगाया। इससे एक क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में कि मीन्स सुलेमान और केथार हिल्स पे जो लोग रहते थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो की, कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल को उगाया। तो व्हीट और बार्ली पे ही आपको टिक करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे पहले व्हीट और बार्ली ही लोगों ने उगाई थी। नेक्स्ट है, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन विलेजेस। मीन्स वहाँ पे जो लोग रहते थे सुलेमान एंड केथार हिल्स पे, तो उन लोगों ने क्या किया, रहते तो थे ही, तो पशुपालन शुरू किया उन्होंने। और कौन से पशु पाले उन लोगों ने? शीप, गोट और कैटल। क्योंकि इसके दो बेनिफिट थे। पहला तो ये कि जो तीनों एनिमल हैं ये मिल्क प्रोड्यूस करते थे, ठीक। तो उन लोगों की क्या होता था कि पशुपालन किया, इनको पाला, तो इनसे क्या होता था, उन्हें मिल्क भी मिल जाता था, ठीक। और साथ ही साथ जो कैटल होती थी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती थी, कि अगर किसी सामान को उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो वो कैटल का इस्तेमाल करते थे, और एज अ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उनके लिए हेल्पफुल होता था। तो उन्होंने वहाँ पे जो सबसे पहले कौन सी क्रॉप उगाई? तो व्हीट और बार्ली उगाई, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है कि कौन से एनिमल को उन लोगों ने सबसे पहले पाला? तो शीप, गोट और कैटल को पाला। नेक्स्ट है विंध्यास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन एट दीज हिल्स विच आर लोकेटेड इन नॉर्थ। मीन्स विंध्यास की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक, वहाँ पे क्या है, चावल जो है वो सबसे पहले उगाया गया था। ये क्वेश्चन आया है कई बार, आई थिंक 2013 या 14 के आसपास आया है ये, कि चावल जो है वो सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? तो विंध्यास की पहाड़ियों पर उगाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। मीन्स गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी। मीन्स ट्रिब्यूटरी क्या होता है? एक तो मेन नदी है, ठीक, और मेन नदी के आसपास से जो भी पतली पतली जलधाराएं बह रही हैं उनको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक।
अगर वो गंगा से बह रही तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई थी, अगर किसी और नदी से बह रही हैं तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी हुई। तो यहाँ पे क्या है, गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उसको सोन कहते हैं, मीन्स सोन नदी जो है वो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी को कहते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगध। मगध जो बहुत ही बड़ा एम्पायर था, ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे कई चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मगध जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। मगध वॉज सिचुएटेड एट साउथ ऑफ द गंगा, मीन्स गंगा के अगर साउथ में जाएं तो वहाँ पे मगध मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो गंगा के साउथ में सिचुएटेड है, ठीक है। इससे रिलेटेड और पॉइंट जो है हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट है हमारा नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड, तो इसमें क्या है, इंडिया एंड भारत आर टू वर्ड्स ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री। मीन्स जो इंडिया और जो भारत, जो दो शब्द हैं, ये अक्सर हम अपने देश के लिए यूज़ करते हैं। अगर इंडिया की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमारे देश की बात हो तो हम या तो इंडिया यूज़ करेंगे वर्ड या भारत यूज़ करेंगे, ठीक। तो इसका हम ओरिजिन जान लेते हैं कि ये जो वर्ड है इंडिया, ये नाम है, ये कैसे पड़ा। तो इसमें क्या है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। मीन्स जो वर्ड इंडिया है वो इंडस से बना है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड इंडस एज हिंदोज और इंडोस। मीन्स जो इरानियंस थे, ठीक, और जो ग्रीक्स जो थे, उन लोगों से क्या होता था, इंडस हो सकता है वो लोग नहीं बोल पाते थे या प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत थी या उनका एक्सेंट उस टाइप से नहीं था कि वो इंडस बोल पाए, ठीक। तो वो इंडस को कैसे प्रोनाउंस करते थे, वो इंडस को इंडस नहीं कहते थे बल्कि हिंदोज कहते थे, हिंदोज या फिर इंडोस कहते थे। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल जो रहता था वहाँ पे, उसको भारत कहा जाता था। और ये जो भारत है, भारत आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत। मीन्स भारत जो है ये ऋग्वेद में मेंशन है, जो कि सबसे ही पुराना कंपोजिशन है संस्कृत का। तो यहाँ इससे हम समझ सकते हैं कि भारत जो लोग रहते थे, ये कितने पुराने टाइम की बात हो रही, कितनी पुरानी बात है ये, कि अगर ऋग्वेद जो सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत का, सबसे पुराना वेद है या पहला वेद है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक, उसमें अगर भारत मेंशन है तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही एंशिएंट टाइम की ये बात हो रही है। नेक्स्ट है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। मीन्स इसमें क्या है कि अगर हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं उनसे हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट लाइफ में, हमारे इतिहास में, पूर्व में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो उसमें क्या आती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आती हैं, इंस्क्रिप्शंस आती हैं और भी कई चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस को डिस्कस करेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो हस्तलिखित जो लिपियाँ होती हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो कहाँ पे लिखी जाती थी, पाम लीफ पे लिखी जाती थी, ठीक। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज। मीन्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक, वो पाम लीफ पे लिखी जाती थी, या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, मीन्स ट्री पेड़ की जो छाल होती, बार्क होती है, उससे बनाई जाती थी बर्च, जो कि हिमालय में मिलती थी, ठीक। तो मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी जाती थी, पाम लीफ पे या फिर बर्च पे, मीन्स इन दोनों ही चीज़ों पे लिखी जाती थी और हैंड रिटन स्क्रिप्ट होती थी ये। नेक्स्ट है, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल। अब मैन्यूस्क्रिप्ट की लैंग्वेज की बात करें तो ये संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रचलित भाषा जो थी वो ज़्यादातर लोग जो होते थे, जैसे ब्राह्मण्स है, राजा लोग थे, तो वो संस्कृत ही यूज़ करते थे, ठीक। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट होंगी वो भी उन्हीं की लैंग्वेज में होंगी, तो संस्कृत में लिखी जाती थी। और अदर्स वन इन प्राकृत एंड
तमिल। और जो थोड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती। प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है? कॉमन पीपल की लैंग्वेज को प्राकृत कहा जाता था, ठीक। और तमिल तो तमिल होती ही है। तो इन तीन लैंग्वेज, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, इन तीन लैंग्वेज में मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। Inscriptions are written on hard surface such as stone or metal. Means inscriptions जो होते हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, या तो स्टोन पे लिखा जाएगा या तो मेटल पे लिखा जाएगा, ठीक। और इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो किसी की प्रेज में लिखे जाते थे। किंग वगैरह जो होते थे, राजकुमार होते थे, तो उनके प्रेज में लिखे जाते थे, उनकी प्रशंसा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज एंड इट चेंज्ड ओवर टाइम। मीन्स अगर हम देखें हिस्ट्री की बात करें तो क्या है, गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक, मौर्य वंश है, फिर मुगल काल आया, तो सबकी अलग अलग इंस्क्रिप्शंस मिली, ठीक, उसमें अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग स्क्रिप्ट थी। तो क्या है, टाइम टू टाइम में चेंज होती रही। मीन्स जिसका काल आया, जिसका टाइम था, जिसका टाइम पीरियड था, ठीक, उसने अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी लैंग्वेज में अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए या दूसरों ने लिखे। तो वो क्या है, टाइम टू टाइम स्क्रिप्ट, लैंग्वेज जो है वो सब चेंज होते गए। तो इंस्क्रिप्शंस क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब देख लेते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट कैसी होती थी। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन संस्कृत है, ये वाली जो है फर्स्ट वाली। तो ये जो है संस्कृत में लिखी हुई है पाम लीफ पे, और जो दूसरी है सेकंड वाली लैंडस्केप में जो है दूसरी, ये संस्कृत एंड प्रकृत पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट है। मीन्स ये जो है ये भी पाम लीफ पे लिखी हुई है, लेकिन ये क्या है, संस्कृत में लिखी हुई है, और प्रकृत लैंग्वेज में भी ऐसे ही लिखी जाती थी। और फर्स्ट वाली जो है ये संस्कृत में है। अब इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन कैसे होते थे। तो ये है इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। मीन्स इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, या तो स्टोन पे होगा या तो मेटल पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉपर प्लेट है, इस पे ये इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का एक प्रोसेस होता था, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, द पीपल who study the remains of buildings made of stones, bricks, paintings and sculptures of past are called archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन है? जो लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक, पास्ट में, इतिहास में, पूर्व में जो हमें स्कल्पचर्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, ठीक, तब जाके उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती है, और उन इन्फॉर्मेशंस को वो क्या है, सोर्स के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है कि हिस्टोरियंस ऑफन यूज द वर्ड सोर्स विच रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। मीन्स हिस्टोरियंस जो हैं अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, सोर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोर्स वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो सोर्स वर्ड जो है वो हिस्टोरियंस यूज करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशंस उन्हें मिलती हैं, किसी मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है, या आर्कियोलॉजी से जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती हैं, उन इंफॉर्मेशंस के लिए वो एक वर्ड यूज करते हैं, सोर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू डेट्स मीन। मीन्स जो डेट होती है वो क्या मतलब होता है उनका और किससे रिलेटेड है, तो ये जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, मीन जो ईसाई धर्म है उसके जो फाउंडर है जीसस क्राइस्ट, उनसे रिलेटेड है ये, ठीक। अब बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी है एनो डोमिनी। दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एनो प्लस डोमिनी। इनकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, बीसी और एडी और सीई और बीसीई की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है समटाइम्स सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी। मीन्स सीई जो है, सीई को क्या कहते हैं, कॉमन एरा, ठीक। सीई जो है वो एडी की जगह पे यूज हो सकता है, या यूज करते भी हैं, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है कई बार, और पूछा भी गया है ये। और फिर क्या है, सीई जो है वो एडी की जगह पे यूज हो सकता है, और BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा जो है वो BC की जगह पे हम यूज करते हैं, मीन्स बिफोर क्राइस्ट की जगह पे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लाइन ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि टाइम लाइन जो है इसमें क्या होता है। जैसे ये है बीच वाला, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ठीक, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक। अब
क्राइस्ट के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले आप अगर इधर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर आप इधर जाएंगे तो वो क्या है, एनो डोमिनी है, एडी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर 2000 बीसी की बात हो रही है तो 2000 बीसी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि बीसी है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, ठीक। और 2000 एडी मीन्स 2000 जो साल था अभी, जो करीब 10 साल पहले, 20 साल पहले हुआ है, ठीक है। अगर 2010 की बात करें, 2000 है, या 2019 की बात कर ले, ठीक, तो वो एडी में जाएगा, इधर आफ्टर क्राइस्ट, सॉरी, आफ्टर क्राइस्ट ही मीन्स क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आया है, आई थिंक 2013 या 14 के आसपास पूछा गया है कि अब प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो वो एडी में जाएगा या बीसी में जाएगा, ठीक। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ के आ गया कि प्रेजेंट टाइम की अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2020 चल रहा है, तो 2020 जो है वो एडी में जाएगा या बीसी में, तो 2020 जो है, अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट अगर लिखा हो तो वो एडी में ही जाएगा, ठीक। अगर पास्ट की बात करें तो वो बीसी में जाएगा, बिफोर क्राइस्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बीसी की जगह पे हम बीसीई भी यूज़ कर लेते हैं और एडी की जगह पे सीई भी यूज़ कर लेते हैं, और कभी कभार मीन्स बीपीवी वर्ड जो है, बिफोर प्रेजेंट, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है एल्सवेयर। अब आप अगर एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको चैप्टर के लास्ट में एक सेक्शन मिलेगा एल्सवेयर। इसमें क्या होता है कि पूरे चैप्टर में इंडिया के बारे में डिस्कस होगा, ठीक, कि इंडिया में क्या क्या हुआ, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई, क्या इतिहास रहा हमारे भारत का, इंडिया का, ठीक। और एल्सवेयर में क्या रहेगा, इसी के साथ ही साथ एल्सवेयर में क्या होता है कि हमारे देश के अलावा जो चीज़ें हमारे देश पे हुई, ठीक, तो वो चीज़ें और दूसरे देशों में क्या, कहाँ पे क्या हो रहा था, तो एल्सवेयर में दूसरे देशों के बारे में जो है डिस्कस करते हैं इसमें, कि जो चीज़ें हमारे देश में हुई क्या उससे रिलेटेड या उसी के जैसी कुछ चीज़ें और भी देशों में हुई, तो उसके बारे में इसमें दिया जाता है। तो डेसिफरमेंट अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि इंस्क्रिप्शंस, ठीक, तो इंस्क्रिप्शंस को कैसे पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम कहते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच स्कॉलर्स कैन रीड द रिटन इंस्क्रिप्शन। मीन्स इस इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो किसी की प्रेज में लिखे गए होते थे, ठीक। अब वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जिन्होंने लिखा है या जिनके लिए लिखा गया है तो वो उनकी ही लैंग्वेज में होंगे, उन्हीं की स्क्रिप्ट होगी, उनकी लैंग्वेज होगी, ठीक, सिंबल्स भी उन्हीं के जैसे होंगे जो उस टाइम पे लैंग्वेज चलती थी, ठीक। अब टाइम टू टाइम लैंग्वेज, सिंबल्स और जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सब स्क्रिप्ट वगैरह चेंज होती गई, ठीक। तो अब आज के टाइम में अगर हम उनको पढ़ना चाहें एंशियंट इंस्क्रिप्शंस को, तो कैसे पढ़ेंगे उसको, हम डेसिफरमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये एक इंस्क्राइब्ड डेसिफरमेंट है कि पास्ट टाइम में कैसे जो है इंस्क्रिप्शंस होते थे, और इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का एक तरीका होता था। डेसिफरमेंट मीन्स अगर ये सिंबल बना है, ठीक, तो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, ए हुआ, ठीक, इस सिंबल का मतलब बी हुआ, तो ये सारे लेटर्स आप देख सकते हैं कि मीन्स कौन से सिंबल का मतलब कौन सा लेटर होगा। तो इस सिंबल के थ्रू क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो पढ़ लेते थे कि मीन्स अगर जो सिंबल बना है उसका मतलब क्या है, तो उसे डेसिफरमेंट कहते थे, ठीक है। अब इंडिया के साथ साथ और दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा था उसी टाइम पे, तो रोजेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि इजिप्ट का एक टाउन था रोजेटा, ठीक, वहाँ पे भी एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था, ठीक। हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। जिसमें कि जो इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था रोजेटा में, उसमें 3 अलग अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स थी। वो कौन सी थी, ग्रीक थी, और 2 इजिप्टियन की ही दूसरी और जो फॉर्म थी वो 2 इजिप्टियन फॉर्म ही थी। तो जो रोजेटा में इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था उसमें 3 लैंग्वेजेस थी डिफरेंट, फर्स्ट थी ग्रीक और जो 2 अदर लैंग्वेज थी वो इजिप्टियन फॉर्म ही थी, ठीक है।
Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a related frame called a cortege. मीन्स कॉर्टेज भी पूछा गया कि कॉर्टेज क्या होता है, तो कॉर्टेज मीन्स जो आर्कियोलॉजिस्ट जो स्कॉलर्स होते थे जो ग्रीक पढ़ पाते थे, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो राजा और रानियों के नाम थे, किंग और क्वीन के जो नाम थे, वो एक लिटिल फ्रेम में होते थे, ठीक। उसको क्या कहते थे, लिटिल फ्रेम को कार्टेज कहते थे। मीन्स राजा रानियों के नाम जो होते थे वो कार्टेज में होते थे। और ये जो इधर पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि डेसिफरमेंट ऑफ रोजेटा, तो सिंबल्स के थ्रू स्कॉलर्स या आर्कियोलॉजिस्ट समझते थे कि कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है। ये इधर लेटर्स वर्ड्स लिखे हैं और सिंबल्स बने हैं, तो अगर ये सिंबल बना है तो इसका कौन सा मीनिंग है, तो इसके थ्रू वो समझ जाते थे कि जो इंस्क्रिप्शन है उसका क्या मीनिंग है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे आपको और भी कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें मैं हिस्ट्री का जो है सेक्शन वो स्टार्ट ही किया है, साथ ही साथ जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेक्शन जो है वो चल ही रहा है हमारा, सीडीपी का, सीटेट और टेट एग्जाम से रिलेटेड है, सीडीपी चल रहा है हमारा, ठीक है। और इंग्लिश पेडागोजी भी चल रहा है, और एसएसटी हमने वो भी स्टार्ट कर दिया। और आगे आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।